नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 20 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब तीन फ्रंट पे घिर चुके हैं और ये तीनों फ्रंट इतने खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से परेशान है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को करना क्या चाहिए, चूंकि जिस जंग की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी इस उम्मीद के साथ कि 2-3 दिनों बाद जीत का सेहरा सर पे बांध दिया जाएगा। अब वो जीत का सेहरा गले की फांस बन चुका है और एक ऐसी फांस जिससे चाहे जितना निकलने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फांस गले को कसता चला जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने अब नई टेक्नोलॉजी के साथ हमला करना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर से पहली बार मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद पूरी दुनिया आज हैरान है कि ईरान के पास न जाने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस वजह से रोज नई चीजें ईरान इंट्रोड्यूस करवाता है लोगों के सामने। और साथ ही कतर इस समय बुरी तरीके से भड़का हुआ है अमेरिका और ईरान दोनों के ऊपर, और इस भड़कने की वजह से इजराइल कितना फायदे और कितने नुकसान में है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका की F-35 फाइटर जेट को गोली से मार के गिरा दिया गया। आप सोचिए, इतना खतरनाक फाइटर जेट और उसको गोली से मार के गिरा दिया ईरान ने, और ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है और इसके बारे में भी आज पूरी दुनिया में अजब गजब चर्चाएं चल रही है। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर होगी बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर आपको डोनाल्ड ट्रंप की बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हालत इस समय ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप 3 से 4 फ्रंटों पे घिरता हुआ नजर आ रहा। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत 2 दिन पहले तब होती है जब अमेरिका के बिना मंजूरी के जानबूझ के इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोज पे हमला करना शुरू किया था, और इस हमले में ईरान के तेल को बड़ा नुकसान पहुंचा था। और इसी के जस्ट बाद ईरान की आर्मी के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने खुली धमकी, खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमारे तेल पे हमला किया गया तो हम मिडिल ईस्ट के हर एक कुएं को बम से फेंक देंगे। यानी बम फेंकेंगे और बम फेंकने के बाद उस कुएं को बर्बाद कर देंगे और पूरी दुनिया में तेल की ऐसी त्रसदी आएगी कि पूरी दुनिया ईरान के जौहर को देखेगी। अब ये बात जब ईरान के स्पोक पर्सन ने बोली तो उस समय इजराइल को ये बात बड़े अच्छे से पता था कि अगर अब दोबारा हमने हमला किया ईरान के ऑयल रिफाइनरी के ऊपर तो एक बार तो ईरान माफ कर सकता है, एक बार हमें मौका दे सकता है, लेकिन दोबारा नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद चोरी छुपे इजराइल प्लान बनाता है, अमेरिका को भी इसमें शामिल नहीं करता और चोरी छुपे ही इजराइल हमला कर देता है। अब जैसे ही दोबारा तेल की रिफाइनरी पर ईरान के हमला होता है, ईरान बुरी तरीके से भड़कता है और भड़कने के बाद ईरान ने मारना शुरू किया और सबसे पहले सऊदी अरब के रियाद को मारा। इसके बाद दोस्तों जो कतर में इस समय सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी चलता है, गैस रिफाइनरी चलता है, उसको भी टारगेट किया। रास लाफन नाम का ये पूरा ऑयल रिफाइनरी था, इसको भी टारगेट किया और इसको भी बुरी तरीके से धुएं में बदल दिया। यानी हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान इस पूरे एक हमले में ईरान ने किया। और इसी के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में आ गया। टेंशन में कैसे है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, चाहे जहां कहीं तेल के कुएं पे हमला होगा उसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका ने सबको कहा है कि हम आपके तेल के कुएं की हिफाजत करेंगे और बदले में हमें सस्ते तेल चाहिए। अब हिफाजत ही फेल हो गई तो सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा, और सस्ता तेल एक बार मिलना बंद हो गया तो अमेरिका के अंदर वैश्विक मंदी आ जाएगी। और अमेरिका के जो लोग हैं वो हमेशा से ही न धर्म के नाम पे वोट देते हैं, ना ही जाति के नाम पे, ना ही किसी और चीज के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे तो देते ही नहीं। अमेरिका के जो लोग वोट देते हैं वो वोट देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन 4-5 चीजों में होती है ऑयल। अगर तेल है तो आपके यहाँ डेवलपमेंट होगी, अगर तेल है तो आपके यहाँ बिजली होगी, अगर तेल है तो आपके यहाँ विकास होगा। और तेल ही नहीं है तो आप तो 19वीं सदी छोड़ के कम से कम 16वीं सदी में चले जाएंगे बिना पेट्रोलियम के। अब ये चीज अमेरिका को अच्छे से पता है। इस वजह से अमेरिका के पास सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को बिना बताए जब इजराइल ने हमला कर दिया तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल अमेरिका को भी अब कुछ समझ नहीं रहा। ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप इतना मजबूर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि आज के बाद इजराइल कोई भी हमला नहीं करेगा, और जो हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था वो बिना हमको लूप में रखे, यानी बिना हमको बताए किया था। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज दोस्तों ये हुई कि ईरान के साथ जिस सेफ एग्जिट की बात अब तक अमेरिका खोज रहा था वो बात अब रही नहीं। अब अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके अपने
पाले हुए देशों पे हमला हुआ है, चाहे कतर देख ले, चाहे सऊदी अरब देख लें, तो जानबूझ के अब अमेरिका को फिर से वापस आना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब मिडिल ईस्ट के जो दोस्त इनके हैं वो इन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आपको बिना बताए अगर इजराइल ने हमला किया तो इसमें हमारा नुकसान कैसे है। आज सोचिए, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बयान देते हुए कहा, और हालांकि इसमें कतर ने धमकी भी दी ईरान को और कहा कि आपने भरोसा खो दिया है और इस भरोसे को बनाने के लिए काफी लंबा वक्त लगेगा, और अब आपके जितने सीनियर डिप्लोमेट हैं, जितने आपके यहाँ पे दूतावास में लोग हैं, सबको हम हटा रहे हैं। इसके बाद कतर ने सबको हटाने का भी ऐलान किया। And an aggression, and there should be a rebuild for the trust, a trust that unfortunately has been destroyed with this aggression. We know that at the end we share the same geography, and we have also a history with the Iranian people, and we don't want to see such hard feelings between the Iranian and the Qataris and the Iranian and the nations of the people. We want our people to live in peace and to avoid the repercussions of those unresponsible decisions. यानी दोस्तों, अगर आप तीनों घटनाओं को मिक्स करके देखें, चाहे वो कतर के ऊपर हमला हो, इसमें कतर भड़क गया, साथ ही मिडिल ईस्ट के बाकी देश भड़क गए, साथ ही इजराइल बिना बताए हमला कर रहा, तो ऐसे हाल में इजराइल के साथ भी खींचातानी चल रही है अमेरिका की, और साथ ही ईरान इतना मार रहा है, उस बात को लेके भी अब अमेरिका में अच्छी खासी धड़कन बढ़ी हुई है। और ऐसे हाल में अगर मैं आपसे साफ तौर पर कहूँ तो इसमें कोई देश अगर मलाई खा रहा है तो कोई और नहीं, इजराइल ही है। लोग जंग की सूरत हाल में डिप्लोमेसी भूल जाते हैं और साथ ही इजराइल कितना आगे का सोचता है ये चीज भी भूल जाते हैं। इजराइल का दोस्तों प्लान ही यही है कि कभी भी ये जंग अकेले ईरान और इजराइल के बीच न रह जाए, और इजराइल ये चाहता है कि चाहे जो हो जाए, अगर ये जंग एक बार मुस्लिम उम्मा के बीच हो गई, चाहे वो कतर वर्सेस ईरान हो गया, चाहे सऊदी अरब वर्सेस ईरान हो गया, तो ऐसे हाल में हम आराम से बैठ के मलाई खाएंगे और ये दोनों दोस्त आपस में लड़ पड़ेंगे, और लड़ने के बाद सीधा फायदा हमारा होगा। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप देखिए कि बिना अमेरिका को बताए इजराइल ने तेल पे हमला किया, क्योंकि इजराइल को पता था कि इसके बाद अगर नुकसान सऊदी अरब और कतर को होगा, और कतर और सऊदी अरब ईरान से अच्छे खासे नाराज होंगे, तो ऐसे हाल में ये हमला भी कर सकते हैं और अमेरिका को भी बीच में आना पड़ेगा। और काफी हद तक बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्लान में तब कामयाब नजर आता है जब बेंजामिन नेतन्याहू की सह पे ही बयान देना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर कतर के एलएनजी को टारगेट किया दोबारा ईरान ने, तो हम पूरे ईरान के तेल के डिपो को फूंक के रख देंगे। अब आप सोच के देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कितनी खतरनाक चाल चली, और इस चाल में अमेरिका और मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वो फंसते चले जा रहे हैं। खैर इसी बीच दोस्तों, अब सुनिए कि जो स्कॉट बेसेंट हैं, स्कॉट बेसेंट ने एक ऐसी बात बोली जिसके बाद पता चलता है कि अमेरिका अब काफी हद तक मजबूर भी हो चुका है। दरअसल स्कॉट बेसेंट ने साफ तौर पे कहा कि जिस हिसाब से तेल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस हिसाब से 18% 20% तेल के रास्ते को बंद किया गया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के नाम पे, साथ ही 20-25% तेल के कुओं को डैमेज किया गया, एलएनजी गैस के, एलपीजी गैस के कुओं को, डिपो को तबाह किया गया, तो ऐसे हाल में पूरी दुनिया में तेल की कमी आ जाएगी। और अगर तेल की कमी आ गई तो मजबूरी में ही हमें ईरान के तेल के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटाना पड़ेगा। सीधी बात आप समझिए। आप एक गांव का एग्जांपल लीजिए, कोई दुकान वाला है जिसको पूरे गांव के लोग कहते हैं कि हम इससे मिठाई नहीं खरीदेंगे या फिर इससे सब्जी नहीं लेंगे। एक सीधा एग्जांपल, हम इससे सब्जी नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा हो जाए कि उस गांव में सब्जी की जितनी दुकानें, वो तमाम दुकानें डैमेज हो जाए, तबाह हो जाएं, तो मजबूरी में लोगों को उसी एक बचे हुए सब्जी वाले से सब्जी लेनी पड़ेगी, और वो सब्जी वाला कोई और नहीं, ईरान ही है। आज पूरी दुनिया के तेल को जब नुकसान पहुंच रहा है तो ईरान ही ऐसा देश है जो महफूज है और सस्ते दामों पे आराम से तेल बेचेगा, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे उसका कब्जा है। वो चाहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से अपने जहाज को बड़े आराम से भेज देगा। और ऐसे हाल में अब स्कॉट बेसेंट का बयान बड़ा वाजिब लगता है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस अमेरिका ने कभी लगाए थे वो सैंक्शंस हटने का वक्त आ गया। यानी सोचिए, ईरान भी फायदे में है। अगर लोगों को लगता है कि केवल इजराइल मलाई खा रहा, तो ऐसा नहीं है। ईरान के भी डेवलपमेंट के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि तेल बेच के ही तो पैसा आएगा ईरान के पास, और एक बार पैसा आ गया तो सारा खेल पैसे का ही होता है। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके पास कम पैसा है, इज्जत आपको नहीं मिलेगी। आज ईरान अलग थलग इस वजह से पड़ा है, साफ तौर पे कहूँगा, क्योंकि उसकी करेंसी मजबूत नहीं है।
ईरान की करेंसी अगर मजबूत होती, और ऐसे हाल में ईरान की करेंसी तब मजबूत हो जाएगी जब ईरान तेल बेचने के नाम पे कहेगा कि हमें डॉलर दो, और डॉलर को कहेगा कि हमें अपनी करेंसी में डील करना है। तो जब डॉलर का स्टॉक बढ़ेगा ईरान के पास, तो ऐसे हाल में ईरान अपने आप रिच हो जाएगा, अपने आप रिच हो जाएगा। और ये इजराइल के लिए बड़ी टेंशन की बात होगी, और उससे ज़्यादा दोस्तों ये टेंशन की बात होगी अमेरिका के लिए। खैर, इसी बीच अब बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जानबूझ के उकसाने वाला बयान अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिका की तरफ से एक बयान निकल के सामने आया कि आज रात ईरान के ऊपर और ज़्यादा मैसिव अटैक किए जाएंगे, और इस अटैक में ईरान को और ज़्यादा नुकसान होगा, और ऐसे अटैक किए जाएंगे जो अटैक इससे पहले नहीं हुए थे। And again today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. अमेरिका के हेक्सेट ने जब ये बयान दिया तो कई सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि भैया एक बात बताओ, रोज तो तुम यही डायलॉग डिलीवरी देती हो कि यार बहुत ज़्यादा तेज हमला होगा, आज हम ये कर देंगे, करते कुछ नहीं हो। खैर, इसी बीच अब सुनिए, ये करें या ना करें, भरते गजब है। खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है अमेरिका के हवाले से कि आज ईरान के ऊपर अमेरिका का एक F-35 उड़ रहा था, अमेरिका का F-35, और इसको ईरान ने मार दिया। मारा किससे? मिसाइल से? ना, ड्रोन से ना, गोली से मार दिया। और ये खबर जब निकल के सामने आई तो पूरा पेंटागन हिल गया। चूंकि कहानी दोस्तों बड़ी साफ होती है कि पेंटागन अपने डिफेंस के मामले को लेकर बड़ा सीरियस रहता है। अगर पेंटागन के एक सैनिक के ऊपर भी हमला होता है तो पेंटागन बुरी तरीके से पगलाता है और सरकार से जवाब मांगता है कि हमारे एक सैनिक का नुकसान कैसे हुआ। और ऐसे हाल में जब पेंटागन के ही एक F-35 जो कि सबसे माना जाना रेपुटेड फाइटर पायलट प्लेन होता है, फाइटर पायलट जेट होता है, और उसको टारगेट किया गया, तो ऐसे हाल में पेंटागन में खलबली मचनी है। और इधर सुनिए, अब कहानी ये है कि कुवैत की 2 रिफाइनरी पे भी हमले की खबरें आ गई हैं। कुवैत की 2 रिफाइनरी पे खबरें आई हैं, और साथ ही रियाद को कैसे फूका था आपको याद ही होगा। मैंने आपको कल भी दिखाया था, आज भी देख लें कि रियाद को किस हिसाब से मारा था इजराइल के उस हमले के जवाब में ईरान। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रियाद को बड़ा नुकसान पहुंचा, और इसी के साथ ईरान की डिप्लोमेटिक जीत अब और ज्यादा पुष्ट हो गई। चूंकि खबर 2 बहुत बड़ी आई है। पहली खबर यह आई है कि चाइना ने साफ तौर पे अमेरिका और इजराइल के हमले को कंडेम्ड करना शुरू किया, और साफ तौर पे ये कहना शुरू किया कि जिस हिसाब से ये लोग हमला करके पॉलिटिशियन को निशाना बना रहे हैं, ये अस्वीकार है, ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। आप आर्मी पर्सन को निशाना बनाते हैं, चलिए जंग में वो लाजमी होता है, लेकिन कभी भी पॉलिटिशियन को निशाना नहीं बनाया जाता। और ये बात साफ तौर पे चाइना ने बोली। चलिए, ये तो डिप्लोमेसी की बात हो गई। अब दूसरी खबर सुनिए। आज IDF ने अटैक किया कैस्पियन सागर में अंजाली पोर्ट पे, और कैस्पियन सागर के अंजाली पोर्ट पे इजरायली डिफेंस फोर्स ने या फिर इजरायली एयरफोर्स जो भी आप कह लें, जब हमला किया तो इसमें ईरान की एक कॉर्वेट शिप, साथ ही 4 मिसाइल बोट, और इसके अलावा जो एडिशनल हेल्पर शिप होते हैं जो मदद के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, उनको टारगेट किया और उनको नेज़ नाबूद कर दिया। अब क्यों हमला किया? चूंकि इजराइल का कहना है किसी अंजाली पोर्ट पे, ध्यान दीजिएगा तवज्जो के साथ, इसी अंजाली पोर्ट पे बाकायदा क्या होता था, हथियार आते थे रशिया से। यानी ये बात अब जग जाहिर हो गई कि रशिया भी ईरान को धीरे धीरे करके हथियार सप्लाई कर रहा। क्योंकि आप साफ तौर पे देखें, कितने दिन की लंबी जंग के बाद भी रोज नई नई मिसाइलें, रोज रोज नई नई टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी की उस टेक्नोलॉजी को फेस करने के लिए थर्ड भी फेल, आयरन डोम भी फेल, लेजर बीम भी फेल, एरो डिफेंस सिस्टम फेल। तो अगर सारी चीजें फेल हो रही हैं तो रशिया का इसमें बड़ा हाथ दोस्तों निकल के सामने आ रहा है। और ऐसे हाल में टेंशन की बात इजराइल और अमेरिका के लिए इस वजह से भी बढ़ जाती है कि एक ईरान इतना मार रहा था तब हम नहीं झेल पाए, और अगर रशिया हेल्प कर रहा है तो अब आगे क्या होगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं। इधर अब आपको एक खबर बताता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईरान मार रहा तो खुश हैं, बहुत खुश हैं, होगा अंदर से सुकून भाई मिल रहा होगा। उसकी पीछे वजह यह है कि जो देश 2 सालों से गाजा के बच्चों को तड़पा के मार रहा हो, 2 साल से गाजा की जमीन को कब्जा कर रहा हो, अगर वो मार खाएगा तो शैतान का अंत हर आदमी देख के खुश होता है। हम मूवी देखते हैं, विलन मारा जाता है, हम हीरो के साइड होते हैं, विलन मारा गया, हम खुश हो जाते हैं। तो सेम हाल इजराइल का है। लेकिन एक चीज़ जानिए, जंग इतनी आसान नहीं होती। आज ईरान ने मिसाइलें दागी, और इस मिसाइल का एक वारहेड, क्योंकि मिसाइल की कोई सीमा नहीं होती, जहां तक पहुंच पाएगा वहां तक पहुंचेगा। इजराइल के बॉर्डर को वो मिसाइल क्रॉस कर जाती है, और क्रॉस करने के बाद
वो मिसाइल जाके गिरती फिलिस्तीन पे, और फिलिस्तीन पे जो हमला किया तो नहीं था इंटेंशनली, लेकिन जो हो गया उसमें एक महिला की मौत हुई है। और कुछ तस्वीरें आई हैं जिसको चाहूँगा कि आप देखें। وكان في بيته وكان في بيته في أكثر من منطقة. الله يستر. الله كل غارة. الله يستر. الله يفرجها. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर भी ईरान की मिसाइलों का कहर रहा। लेकिन अब सबसे ताज्जुब वाली बात दोस्तों ये है कि अगर ईरान की मिसाइलों का एक वारहेड फिलिस्तीन में जाके गिरा तो इतनी तबाही हुई, तो वो अगर इजराइल में गिरती होंगी तो क्या होगा। तो एक दो दिन का पूरा जॉइंट आंकड़ा मैं चाहूँगा कि आप देख लें एक दो मिनट के वक्त को निकाल के कि किस हिसाब से नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर। थोड़ा सा देखें आप। Es el Pinato Huevo Mexicano. יש מישהו פה? יש פה מישהו? בוא ניכנס לבניין. כנס לבניין. יופי. इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अलग अलग इनके शहर तबाह हुए, किस हिसाब से इनके अलग अलग घर तबाह हुए। कहीं बिल्डिंगें उखड़ गई, कहीं सड़क पे नुकसान हुआ, कहीं इनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, कहीं इनके लोग मारे गए। एम्बुलेंस तो रातों रात दौड़ रही है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। और इसके बावजूद भी इजराइल का अकड़ और इजराइल का एटीट्यूड कम नहीं हो रहा, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। आज ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया ईरान मिलिट्री के टेलीग्राम पेज पे, जिसको देख के यार मैं शॉक हो गया। मतलब मिसाइल दागी जाती ठीक है, दागने के लिए लॉन्चर भी चाहिए, वो भी ठीक है। लॉन्चर बाकायदा खुले में रखा जाता है, ट्रक जैसा होता है, उससे मिसाइलें निकलती हैं। तमाम चीज़ें हमने खूब देखी पिछले 2-3 सालों की जंग में। लेकिन अब सबसे ताज्जुब भरी बात सुनिए कि जमीन के अंदर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। वीडियो निकल के सामने आया, आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे दोस्तों देख सकते हैं कि किस हिसाब से जमीन के अंदर से मिसाइल दागने का काम ईरान कर रहा है। और ऐसे हाल में लॉन्चर पैड खोजने में इजराइल को बड़ी मुश्किल हो रही है। और बिल जैसी संरचना है, आज इस बिल से मारा, कल उस बिल से मारा। तो ऐसे हाल में मुसीबत की बात इजराइल और अमेरिका के लिए ये है कि ईरान की ज़मीन वैसी बड़ी रेतीली और पथरीली है। और हम सभी जानते हैं कि बम को डिफ्यूज़ करना हो तो या तो पहाड़ पे फेंक दो या तो रेत के बोरे रख दो, बम डिफ्यूज़ है। तो इजराइल के बम उतने इफेक्टिव है नहीं, और बम उतने इफेक्टिव है नहीं, तो ऐसे हाल में टेंशन की बात तो और इनके लिए बढ़ जाती है। और टेंशन जब बढ़ती है तो आप समझ रहे हैं ना, बीपी की गोली लेनी पड़ती है, अंडरग्राउंड नेतन्याहू छुप जाता है, एआई का वीडियो डालता है। क्यों डालता है उसके पीछे की भी आज आपको कहानी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि यार नेतन्याहू मारा गया, आप नहीं जान रहे। भाई कहानी बहुत सिंपल सी, आप जानो कि जब लोग बाहर नहीं आते और अपने आप को पब्लिक अपीयर करवाना होता है तो एआई वीडियो डाल देते हैं। उसमें ये कहना कि भाई साहब वो मर गया, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बात यह है कि नेतन्याहू कहीं छुपा हुआ था, छुपने के बाद भी उसको अपनी बातें लोगों के सामने रखनी थी। तो ऐसे हाल में उसने एआई से वीडियो बना के अपनी आवाज़ भेज के
और एआई को प्रॉम्प्ट दे के एक वीडियो बनवा लिया और वीडियो बनवा के सर्कुलेट करवा दिया। लेकिन ऐसे हाल में ये कहना कि नेतन्याहू मारा गया, शायद वो खबरें प्रोपोगेंडा होगी। कई सारे लोग फैला भी रहे हैं ऐसी खबरों को, और फैलाने के बाद आपसे भर भर के व्यूज़ पा रहे हैं। राजा ग्राफी भाई से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि यार देखो भारत के मुसलमान कैसे हो गए हैं, कोई भी आके इनके ईमान के साथ खेल जाता है, कोई भी आके भावना के साथ खेल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको देखना है तो सही लोगों को देखिए, चूँकि खबरें वहाँ की हैं, आप जाके वेरीफाई कर नहीं पाएंगे, आप हमारे भरोसे देख लेते हैं। और ईमान बहुत कम लोगों में जिंदा होता है। मुझे 2 ही लोग दिखे, एक तो राजा ग्राफी भाई दिखे, मैं सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट की खबरें बताते हैं, 8-8 लाख 9-9 लाख उनके फॉलोअर हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ जाते हैं, लेकिन खबरों को आप चेक करें तो उसमें भी वो शिया सुन्नी की राजनीति कर देते हैं। कोई सऊदी के साइड हो जाता है, कोई आपको ही कुछ उल्टा सीधा भड़का देता है, कोई ऐसा कह देता है कि हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का है, या फिर हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में नहीं। भाई ये चीज़ें नहीं चाहिए। ये चीज़ें होंगी तो आप देख लीजिए, ऐसे ही भड़काने का नतीजा है कि कुछ लोग रेजा पहलवी के पक्ष में हो गए, कुछ लोग खामने के पक्ष में हो गए, और ऐसे हाल में इजराइल को हमला करने का मौका मिल गया। तो आपस में सियासी तलखियाँ चाहे जितने हों, लेकिन देश सबसे पहले होता है, और इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि क्या ईरान पे हमला हो सकता है तो भारत के दुश्मन भी कम नहीं है। बाकी आप समझदार है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।